नमस्कार बच्चों। पिछले पाठ में हम लोगों ने वर्ण विचार का अध्ययन किया था, जिसका प्रथम भाग स्वर का ज्ञान आप लोगों ने सीखा। आज की कक्षा में हम उसी पाठ के अगले अंश को, अगले भाग को सीखेंगे। स्वर के बाद व्यंजन के बारे में जानेंगे। आप सब जानते हैं वर्ण क्या है और वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन दोनों के बारे में जान चुके हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं व्यंजन के बारे में। आप तो ये समझ ही चुके होंगे कि स्वर जिसको बोलने में हमारी प्राणवायु निर्बाध गति से बाहर निकल जाती है, अर्थात मुख विवर के किसी भी भाग में किसी भी जगह पर रुकावट पैदा नहीं होती, स्वर में सीधे बाहर आ जाती है। जबकि व्यंजन में इसके विपरीत होता है। व्यंजन में हमारी प्राणवायु हमारे मुख विवर में गले से लेकर के ओष्ठ तक के बीच में किसी न किसी भाग पर कुछ समय के लिए घर्षण पैदा करती है, रुकावट पैदा करती है, और उसके बाद जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। ये तो हो गई व्याकरण की बात। अब इसे सरल भाषा में सीखें तो ये हो सकता है कि जिन व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, उन व्यंजनों को उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं। फिर से, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की मदद ली जाए, स्वर की सहायता ली जाए, उसे हम व्यंजन कहते हैं। तात्पर्य, बिना स्वर के मदद के व्यंजन का उच्चारण हो ही नहीं सकता। आइए जानते हैं व्याकरण की दृष्टि से व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। पहला व्यंजन स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। व्यंजन 3 प्रकार के हैं। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की चर्चा करते हैं। जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारे मुख विवर में, हमारे मुख के अंदर किसी न किसी भाग पर प्राणवायु रुकती है। वैसे तो पूरे व्यंजन में रुकती है, लेकिन किसी न किसी स्थान पर अगर घर्षण पैदा होता है तो उन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श का अर्थ ही है टच करना, छूना, अर्थात हमारी प्राणवायु किसी न किसी जगह पर टच करती है, छूती है। इसे 5 भागों में इन वर्णों को विभाजित किया गया है। स्पर्श व्यंजन में जो वर्ण आते हैं वो क से लेकर म तक। ये 5 भाग कौन कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। जो पहला अक्षर है, जो पहला वर्ण है, इसी के नाम पर वर्ग बन जाता है। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ और ङ, ये 5 वर्ण आते हैं। च वर्ग में च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। क से लेकर के म तक के वर्णों को 5 भागों में विभाजित किया गया और उनका नाम वर्ग रखा गया। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हर वर्ग में 5 वर्ण आते हैं
क वर्ग में क से लेके ङ तक, च वर्ग में च से लेके य तक, ट वर्ग में ट से लेके ड़ तक, त वर्ग में त से लेकर के न तक और प वर्ग में प से लेकर के म तक। अब इनका उच्चारण स्थान बताते हैं, क्योंकि स्पर्श व्यंजन में मैंने पहले ही बतला दिया कि सभी वर्णों का कहीं न कहीं उच्चारण स्थान होता है जहां पर हमारी प्राणवायु रुकती है। सबसे पहले क वर्ग, इसका उच्चारण स्थान है कंठ्य। दूसरा च वर्ग, इसे बोलते हैं तालव्य यानी तालु, तालु इसका उच्चारण स्थान। ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग में दंत्य और प वर्ग में ओष्ठ। आप इसका प्रयोग करके भी देखें कि ऐसा होता है या नहीं होता है। क वर्ग में जितने भी वर्ण हैं सबको बोलने के लिए अपने प्राणवायु को कंठ पे रोकना पड़ता है। क, ख, ग, घ, ङ। ऐसे ही च वर्ग में तालु, तालु अर्थात जीभ के ऊपरी हिस्से को ऊपर ले जाकर के टच करवाते हैं, हम स्पर्श करवाते हैं। च, छ, ज, झ, य। उसी तरह से ट वर्ग मूर्धा, अपने जीभ के आगे वाले हिस्से को मोड़ करके टक्कर मारते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ड़। ऐसा करेंगे तभी ये वर्ण आएंगे, वरना उच्चारण हो ही नहीं सकता। आप करके देख लेना कोशिश, दूसरे किसी भी प्रकार से ये वर्ण उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे। त वर्ग में अपने जीभ को हम दांत पे स्पर्श करवाते हैं। त, थ, द, ध, न। बिना स्पर्श करवाए बोल नहीं पाएंगे। प वर्ग में अपने दोनों होठों को आपस में हम टच करवाते हैं, स्पर्श करवाते हैं। प, फ, ब, भ, म। तो क से लेकर के म तक जितने भी वर्ण हैं सबका उच्चारण स्थान यहाँ पर दिया हुआ है। कंठ्य, तालु, मूर्धा, दंत्य और ओष्ठ। इसीलिए इसे कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। एक चीज और जानना है, हर वर्ग का जो पांचवा वर्ण है इसे पंचमाक्षर कहा जाता है। हर वर्ग का जो पांचवा वर्ण है ङ, ञ, ण, न और म, पंचमाक्षर मात्राओं के रूप में इनका प्रयोग अनुस्वार की तरह होता है। जैसे लिखा जाए गंगा, तो ग फिर आधा ङ फिर ग, उस पे आ की मात्रा, ये तो सही रूप है। लेकिन मात्रा लगाएंगे तो म की मात्रा ग के ऊपर चली जाती है और गंगा लिखते हैं ग, उस पे अंग की मात्रा, फिर ग, उस पे आ की मात्रा, तो होता है गंगा। यहाँ आप देखेंगे हिंदी, इसमें न है बीच में, ये न पंचमाक्षर, इसे हम अनुस्वार के रूप में परिवर्तित करके ह के ऊपर लगा देते हैं और शब्द बन जाता है हिंदी। तो ये पंचमाक्षर कहलाता है। इसका उच्चारण अक्सर इसके अलावा नाक की मदद से भी होता है, इसलिए इसे अनुस्वार भी कहते हैं। अब अगला है स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जिसका उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु किसी भी स्थान पर नहीं रुकती। तो फिर आपको लगेगा कि ये स्वर क्यों नहीं है, क्योंकि व्यंजन में तो हमारी प्राणवायु किसी न किसी स्थान पर जरूर रुकती है। तो उसे मैं स्पष्ट कर दूं, अंतस्थ का अर्थ ही होता है कि ये वर्ण कभी स्वर के रूप में प्रयोग होते हैं, कभी व्यंजन के रूप में, अर्थात हमारी प्राणवायु कभी रुकती है कभी नहीं रुकती। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। ये चारों कभी स्वर के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, कभी व्यंजन के रूप में, इसलिए इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। कुछ शब्द देखें, गई, और एक और शब्द गई। यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, ये य है और ये ई है, लेकिन उच्चारण करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी ई लगाएं, ये या ई। इसलिए कभी ये स्वर के रूप में कभी व्यंजन के रूप में। एक और उदाहरण देखें, य के बाद र का देखें, ऋतु और ऋतु।
एक में र है, र पे छोटी ई की मात्रा लगा करके री बनाया गया है और दूसरे में री को ही लिखा गया है। तो र यहाँ पर व्यंजन है, जबकि री इसे पढ़ेंगे तो ये स्वर के रूप में आएगा। उसी तरह से व को देखते हैं। भावुक और भावुक, थोड़ा सा अंतर है उच्चारण में, लेकिन स्वर भिन्नता के कारण अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता, इसलिए भावुक और भावुक, ये व कभी व्यंजन बन जाता है और कभी स्वर के रूप में आ जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन हैं जो कभी स्वर के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं और कभी व्यंजन के रूप में, और इसीलिए इसकी परिभाषा में कहा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन को बोलते समय हमारी प्राणवायु बिना रुकावट के बाहर आती है। इसके बाद तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी। जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारी प्राणवायु मुख विवर में घूम करके या घर्षण पैदा करके बाहर निकले, गर्मी पैदा करके बाहर निकले, इनकी संख्या भी 4 है। श, श, स, ह। याद रखना, हमारे मुख विवर के किसी स्थान पर नहीं, पूरे मुख के अंदर हवा जो है वो घूमती रहती है, घर्षण पैदा करती रहती है, ऊष्मा पैदा करती रहती है। श, श, स और ह, इन चारों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो क से लेकर के ह तक के व्यंजनों को ही हम हिंदी वर्णमाला में शामिल करते हैं। कुल मिलाकर के व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25 और 4 29 और 4 31। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या हो गई 33। अभी आपको लगेगा कि छूट रहा है, हाँ, अभी एक व्यंजन है संयुक्त व्यंजन। इसे मूल व्यंजन नहीं कहते, यह बनाया जाता है मिला करके। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों को आपस में मिलाते हैं तो संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे श, इसका निर्माण होता है क और श और अ के मिलाने से। उसी तरह से त्र, त, र और अ। ऐसे ही ज्ञ, इसको लोग ज्ञ भी पढ़ते हैं। इसका सही उच्चारण संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से ज्ञ, क्योंकि ज, य और अ, ये हो गया ज्ञ। और फिर है एक और है स्र। ये 4 व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये स्र, इसको श, र और अ। तो इस तरह से अलग अलग व्यंजनों को मिलाने पर संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। आपने देखा क से लेकर के ज्ञ तक के व्यंजनों को, जिसमें ह तक का व्यंजन मूल व्यंजन है और श, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन है। एक और होता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व, द्वित्व व्यंजन उसे कहते हैं जब दो व्यंजन आपस में मिलाए जाए। जैसे पक्का, तो ये दोनों क मिलके एक साथ में आते हैं, क, तो पक्का। मम्मी, तो यहाँ पर दोनों म एक साथ में आ गया। म पे थोड़ा सा जोर पड़ता है ना, इसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं, क्योंकि दो व्यंजन एक साथ में आ गए। तो ये तो हो गए व्यंजन के भेद। अब ये न समझना कि केवल इतने ही भेद होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से अगर देखें तो व्यंजन के 2 भेद और होते हैं। हम उच्चारण करते हैं तो वो होता है अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारी प्राणवायु कम मात्रा में निकले, बहुत थोड़ा सा निकले, उसे अल्प प्राण कहते हैं। आपने वर्ग पहले ही सीख लिया। हर वर्ग का आप पहले वर्ग देख लें। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ,
ज, झ, य, ट, ठ, ड, ध, ड़, त, थ, द, ध, न, प, ह, ब, भ और म। क से लेकर म तक के व्यंजन हो गए। अल्प प्राण जिन वर्णों को बोलते समय हमारी प्राणवायु बहुत कम मात्रा में निकले, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, इनको बोलने में हमारी प्राणवायु बहुत कम निकलती है, इसलिए इनको अल्प प्राण कहा जाता है। कौन कौन सा हो गया? क, ग, ng, च, ज, य, ट, ड, ड़, त, द, न, प, ब और म। इसके बाद है महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी प्राणवायु अधिक से अधिक मात्रा में बाहर निकले, अर्थात समय ज्यादा लगता है, तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध और फ और भ। तो ये हो गया अल्प प्राण और महाप्राण। अब एक चीज और बतानी है इसमें, अल्प प्राण और महाप्राण तो आपने सीख लिया, इसमें दो व्यंजन और आते हैं, ड़ और ढ। ड़ और ड के बाद आता है ड़ और ढ के बाद आता है ढ। कभी भी उन व्यंजनों का उच्चारण किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है, वो हमेशा शब्द के बीच में आते हैं। आप अवश्य देखे होंगे इन व्यंजनों को, ड़ को और ढ को। एक ड के बाद आता है, इसके बाद ड से किसी शब्द का प्रारंभ हो सकता है, लेकिन ढ से नहीं हो सकता। और ढ से सड़क, पढ़ाई, ऐसी जगहों पर ये व्यंजन लाए जाते हैं। उच्चारण के आधार पर आपने देखा। अब हम बात करते हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजन के भेद। घोषत्व के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सघोष और अघोष। दो प्रकार के व्यंजन होते हैं घोषत्व के आधार पर, सघोष और दूसरा अघोष। जिसमें घोष होता है, जिसमें गूंज होती है, जिसमें हमारी प्राणवायु कंपन के साथ कांप के बाहर निकले, उसे घोष कहते हैं। गूंजना, वाइब्रेट होना। तो जो जिन ध्वनियों में वाइब्रेशन होता है वो ध्वनियाँ सघोष कहलाती हैं, और जिनमें वाइब्रेशन नहीं होता उन ध्वनियों को अघोष कहा जाता है। कुछ सघोष और अघोष ध्वनियों के बारे में हम बताते हैं आपको। आपकी पुस्तक में शायद सघोष और अघोष के बारे में चर्चा अवश्य होगी, मैं देख लेता हूँ, अन्यथा आपके लिए किसी काम का नहीं होगा। अल्प प्राण और महाप्राण, सघोष और अघोष, हाँ दिया है। तो सघोष वर्णों के अंतर्गत हर वर्ग का ये पहला और दूसरा अघोष होता है, और ये जो बच गया ये सघोष है। पहला और दूसरा अघोष है, और जो बच गया वो सघोष कहलाता है। आपकी पुस्तक में दिया है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु स्वर यंत्रिका से टकरा करके बाहर निकलती है उसे सघोष कहा जाता है, और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता, जो मैंने अभी बताया आपको, हर वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है, इसमें कंपन नहीं होता, और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। पुस्तक में भी विस्तार से दिया हुआ है, आप वहाँ भी अवश्य देखें। जब भी वीडियो देखें तो साथ में पुस्तक को जरूर रखें पास में। और आशा करते हैं कि आज के पाठ में जो भी बताया गया है व्यंजन के बारे में सब कुछ ठीक से समझ में आया होगा। इसके अलावा आपकी पुस्तक में दिया है अब तक हमने सीखा, इसे भी पढ़ें, साथ में अभ्यास कार्य को करें। और किसी भी प्रकार का भ्रम या संदेह होने पर, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता चल रहा है, तो आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप के जरिए जैसे भी आपको सुलभ लगे आप अवश्य पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।